उसको उसमें दर्ज करेंगे और उसके अलावा उसमें जगह छोड़ देंगे, आगे कोई रिएक्शन पढ़ेंगे तो वापस आएंगे इसमें, ठीक है ना। जैसे मुझे बताओ, मान लो हमने आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ले लिया, ठीक है ना, और इसकी रिएक्शन हम किसी कोई कंपाउंड ले लें, HBr ले लेते हैं। बताओ कौन सी रिएक्शन होगी? SN1 होगी। SN1, SN2 और E1 इतनी रिएक्शंस हमने पढ़ रखा है, तो मोस्टली आंसर वहीं से आएगा। SNI भी पढ़ रखा है बीच में, तो ध्यान रखना कि यही आंसर होगा। कोई अनयूजुअल रिएक्शन यहां मत बोल देना फिलहाल। HBr से रिएक्शन हो रही है, ठीक है ना। SN1 रिएक्शन होगी, कार्बोकेटायन बनेगा। रीअरेंजमेंट इसमें नहीं होगा, लेकिन वैसे रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है, कार्बोकेटायन बनता है तो यहां Br हो जाएगा, ठीक है ना। क्यों? जल्दी जल्दी करो। HI से क्या हो जाएगा? I बन जाएगा और इसमें भी वही कार्बोकेटायन बन जाएगा। HCl से करना हो तो क्या हमें ZnCl2 भी लेना पड़ता है, एनहाइड्रस। कौन सी रिएक्शन है ये? ल्यूकस है। कितनी देर में टर्बिडिटी आएगी इस केस में बता दो? 5 से 10 मिनट्स के बीच में आ जाएगी, ठीक है ना। अगर हमें SOCl2 और पिरिडीन के साथ करना पड़े तो कौन सी रिएक्शन है ये? SN2 रिएक्शन है और इसमें इन्वर्जन होता अगर ये कायरल होता तो, ठीक है ना। अगर हमें केवल SOCl2 लेना पड़ता और ईथर के साथ तो SNI रिएक्शन होती और रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो जाता, ठीक है ना। अगर हम इसको फास्फोरस हाइलाइट से करवा रहे होते तो बोलो SN2 रिएक्शन हो जाती, ठीक है ना। अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 या H3PO4 ले लेते तो E1 रिएक्शन हो जाती और ZF इसमें मेजर होता है, ठीक है ना। क्लियर है? अभी तक तो इतना ही पढ़ा है हमने, कार्बोकेटायन वगैरह बन के। एक आध और चीजें देख लो, जैसे मान लो हमने इस तरह का एल्कोहल ले लिया और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन करवाएं तो कार्बोकेटायन बनेगा, रीअरेंजमेंट होगा, ठीक है ना। उसके बाद ZF अल्कीन मेजर होगा। क्यों? ये कौन सी रिएक्शन है? तो ZF मेजर होगा। देख लो, यही प्रोडक्ट होगा जो मेजर प्रोडक्ट होगा, और माइनर प्रोडक्ट ये वाला हो जाएगा, ये मेजर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर यही वाला एल्कीन लेते या ऐसा एल्कीन ले लो, मतलब ऐसा एल्कोहल ले लें और एल्यूमिना से हीट करें तो क्या कार्बोकेटायन बनेगा? नहीं। क्या रीअरेंजमेंट होगा? एल्कीन कौन सा बनेगा? ZF या हॉफमैन? ZF एल्कीन बनेगा और ज्यादा क्राउडेड पोजीशन पर अटैक हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अगर मान लो यही हम थोरियम ऑक्साइड से हीट करके कर रहे होते तो क्या कार्बोकेटायन बनता? बोलो, नहीं बनता। कार्बोकेटायन नहीं बनता, रीअरेंजमेंट नहीं होता, और लेकिन एल्कीन बनेगी और वो हॉफमैन हो। E2 का केस होगा ये, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? इस पेज को ऐसे जिस जगह है तो वहां ब्लैंक रखना। एल्कोहल की कोई और रिएक्शन होगी तो हम यहां आकर वापस से उसको लिखेंगे, ठीक है। याद हो तो मैंने कहा था कि ब्यूटेन 1-ऑल में HI या HBr से रिएक्शन करवाएं तो SN2 रिएक्शन होती है, याद है ना। मैंने बताया था कि अनरीअरेंज प्रोडक्ट बन जाता है। इसी तरह प्रोपेन 1-ऑल में या फिर इथेनॉल में भी ऐसे ही रिएक्शन होती है, ठीक है ना। मिथेनॉल में भी SN2 रिएक्शन ही हो जाएगी। एल्कोहल की HX के साथ SN2 का ये स्पेशल केस है, ठीक है ना। ये हम लोगों ने किया है। कार्बोकेटायन में जो रीअरेंजमेंट होता है वो सब हो जाने के बाद बीटा H+ निकलता है, वीक बेस उसमें रिएजेंट होता है। E2 में क्या होता है? दोनों साथ साथ निकल जाएंगे, ठीक है ना। E2 रिएक्शंस ऑफ एल्काइल हैलाइड, ठीक है ना। रिएक्शन क्या है? एक ही स्टेप में रिएक्शन होती है। कैसे होती है भाई? मान लो ये बीटा कार्बन है और ये अल्फा कार्बन है जिस पर X लगा हुआ है, जो कि लीविंग ग्रुप है।
इसमें जो रिएजेंट होता है स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन से? R माइनस हमारी लिस्ट में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, कार्बन आयन। कार्बन आयन्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग बेसिस। उसके बाद N माइनस, उसके बाद RO माइनस, उसके बाद OH माइनस, ठीक है ना। OH जनरली E2 नहीं करवा पाता, टर्शरी एल्काइल के लिए करवा लेता है, टर्शरी एल्काइल हैलाइड के लिए, ठीक है ना। एक स्ट्रॉन्ग बेस हमने ले लिया। ये बेस क्या करता है? बेस यहां से इस H को ट्रैप करता है और ये इधर जाता है इलेक्ट्रॉन और लीविंग ग्रुप निकल के चला जाता है। Reaction passes through a transition state in which some bonds are being broken and some new bonds are being formed. It goes in concerted fashion. What do you mean by concerted fashion? Simultaneous breaking and formation of bonds, ठीक है ना। और ट्रांजिशन स्टेट में ही एल्कीन का कैरेक्टर अपीयर हो जाता है और इसीलिए जितना क्राउडेड एल्कीन हो उतनी ही फास्ट रिएक्शन होती है, क्योंकि क्राउडेड होने पर एल्कीन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है एंड स्टेबल द टीएस फास्टर द रिएक्शन। बात समझ में आ रही है? क्लियर होगी बात? तो E2 का रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर भी वही है 321, जो कि SN1 का भी है और E1 का भी है, एक SN2 को छोड़कर बाकी सबका वैसा ही है। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद फिर ये एल्कीन बन जाता है। एक ही स्टेप में रिएक्शन होती है, रिएक्शन टीएस के थ्रू होती है। टीएस में बीटा एच और लीविंग ग्रुप एंटी पेरीप्लेनर स्टेट में होते हैं, यानी कि एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में और एक ही प्लेन में होने चाहिए, ठीक है ना। ये एंटी पेरीप्लेनरशिप होनी जरूरी है। ये एंटी पेरीप्लेनरशिप होना बहुत जरूरी है। अगर एंटी पेरीप्लेनरशिप मेंटेन नहीं हुई तो E2 रिएक्शन नहीं होगी। तो अव्वल तो वो रोटेट करके अपोजिट डायरेक्शन में चले जाएंगे ताकि वो एंटी पेरीप्लेनर हो जाए और एलिमिनेशन हो जाए। इस तरह के एलिमिनेशन को हम एंटी एलिमिनेशन बोलते हैं। मान लीजिए आपने रोटेशन भी लॉक कर रखा है, कोई रिंग वाला सिस्टम है, रोटेशन भी नहीं हो रहा और एंटी पेरीप्लेनरशिप भी नहीं हो रही, तो E2 रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन अगर E2 होगी तो तभी होगी जब वो एंटी पेरीप्लेनरशिप मेंटेन्ड हो। बात समझ में आ रही है? जरा इसके की पॉइंट्स में कुछ बातें लिखेंगे। पहला पॉइंट, सिंगल स्टेप रिएक्शन। सिंगल स्टेप रिएक्शन। दूसरा पॉइंट लिख लो, रिएक्शन पासेस थ्रू अ ट्रांजिशन स्टेट, TS लिख देना। रिएक्शन पासेस थ्रू अ TS in which 5 atoms are present in a plane. I repeat, reaction passes through a transition state in which 5 atoms are present in a plane. कौन कौन से 5 atoms हैं? Base, beta H, beta C, alpha C and leaving group X. ठीक है ना। ये 5 एटम एक ही प्लेन में रहते हैं। दिस इज कॉल्ड, दिस कॉन्फॉर्मेशन इज नोन एज एंटी पेरीप्लेनरशिप। दिस इज नोन एज एंटी पेरीप्लेनर कॉन्फॉर्मेशन, ऐसे लिख लेना। एंटी पेरीप्लेनर का मतलब एक ही प्लेन में और अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। एंटी पेरीप्लेनरशिप इज मस्ट फॉर E2, ये भी लिख देना, नीचे नोट में लिख देना। एंटी पेरीप्लेनर शिप, एंटी पेरीप्लेनरशिप इज मस्ट फॉर E2 रिएक्शन, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट लिख लो, E2 इज regio selective reaction and follows Sachev's rule.
What do you mean by Sturgeon's rule? More crowded alkene will be major in case if small size base is used. बात समझ में आई? तो E2 is, what you call regioselective. What do you mean by regioselectivity? When structural isomers are formed in uneven amounts. When in a reaction structural isomers are formed in uneven amounts, मतलब major minor quantity में, then the reaction is known as regioselective reaction. बात समझ में आ रही है? एक और पॉइंट लिखो. E2 is stereoselective and stereospecific reaction. E2 is stereoselective and stereospecific reaction. जरा स्टीरियो सेलेक्टिविटी और स्टीरियो स्पेसिफिसिटी के बारे में जान लेते हैं. स्टीरियो सेलेक्टिविटी नोट करें प्लीज. स्टीरियो सेलेक्टिविटी, सेलेक्टिविटी टर्म इज मोर रिलेटेड टू द प्रोडक्ट. अगर कहा जाए कि ये रिएक्शन सेलेक्टिव है तो इसका मतलब जरूर इसके प्रोडक्ट में कोई खास बात है. ठीक है ना? जैसे रीजियो सेलेक्टिव है तो मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमर्स प्रोडक्ट बनते हैं और एक ज्यादा मात्रा में बनता है और एक कम मात्रा में. स्टीरियो सेलेक्टिव है मतलब प्रोडक्ट के स्टीरियो आइसोमर्स बनते हैं अनइवन अमाउंट्स में. लिख लो. द रिएक्शन इन विच स्टीरियो आइसोमेरिक प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड. The reaction in which stereoisomeric products are formed in uneven amounts. I repeat, the reaction in which stereoisomeric products are formed in uneven amounts is known as stereoselective reaction. Is known as stereoselective reaction. ठीक है ना? बात समझ में? एक नोट लिख लेना. Selectivity is more related to the product. Selectivity is more related to the product. इसी तरह स्टीरियो स्पेसिफिसिटी भी लिख लो. स्टीरियो स्पेसिफिसिटी यहां हमने नोट लिखा कि सेलेक्टिविटी इज मोर रिलेटेड टू द प्रोडक्ट्स. सेलेक्टिविटी इज मोर रिलेटेड टू द प्रोडक्ट्स. जब भी हम किसी रिएक्शन के बारे में ये कहें कि साहब ये रिएक्शन सेलेक्टिव है तो इसका मतलब जरूर उसके प्रोडक्ट में कोई खास बात है. उसके प्रोडक्ट के बारे में कुछ उसमें टैग लाइन है. ठीक है ना? स्पेसिफिसिटी इज रिलेटेड टू रिएक्टेंट. लिखो जरा इसके बारे में. स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन के बारे में लिखो. स्टीरियो स्पेसिफिसिटी के लिए लिखो. द रिएक्शन इन विच a particular stereoisomer of the reactant. Stereospecific के लिए लिखो. The reaction in which a particular stereoisomer of reactant participates in the reaction. I repeat, the reaction in which a particular stereoisomer of the reactant participates in the reaction and the other stereoisomer doesn't or very less. ठीक है ना? And the other stereoisomer doesn't or very less. मैं फिर से बोलता हूं. ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट का एक स्टीरियोआइसोमर खास तौर पे रिएक्शन में हिस्सा ले, दूसरा या तो ना ले या बहुत कम हिस्सा ले. ठीक है ना? The reaction in which a particular stereoisomer of the reactant participates in the reaction and the other stereoisomer doesn't or very less. बात समझ में आ गई? क्लियर होगी बात? नीचे नोट लिख लो. Specificity is more related to the reactant. Specificity is more related to the reactant. एक एग्जाम्पल कराता हूं स्टीरियो स्पेसिफिक होने का. एग्जाम्पल ऑफ स्टीरियो स्पेसिफिसिटी. स्टीरियो स्पेसिफिसिटी. मान लो मैं
एक रिएक्शन ले लेते, एक रिएक्टेंट ले लेता हूं ऐसा जिसमें यहां पर लगा हुआ है ब्रोमो, और ब्रोमो वेज पर है, इसका H जो है वो डैश पर होगा, और यहां पर लगा हुआ है मिथाइल और इसका H भी डैश पर है। ये सिस है या ट्रांस है? सिस है, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन सेम साइड है। ये सिस आइसोमर है, और अगर आपने इसको स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में हीट किया और E2 रिएक्शन करवाई तो ये एंटी एलिमिनेशन, आपको तो पता है ये E2 इज एन एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन। तो यहां से Br निकल जाएगा, यहां से H निकल जाएगा, एंड आफ्टर द रिमूवल ऑफ HBr व्हाट यू गेट इज an alkene in which methyl now is planar, because you know methyl, the carbon attached with methyl becomes sp2, that's why this much is planar and this is methyl। अच्छा, ब्रोमो के लिए इस हाइड्रोजन के अलावा बीटा H के लिए और कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि दूसरी और हाइड्रोजन है नहीं। इमीडिएट नेबरिंग पोजीशन से H को निकालकर और Br माइनस निकल के E2 रिएक्शन होने वाली है, ठीक है ना। और ये H सुटेबल ओरिएंटेशन में था, ब्रोमो ऊपर था तो H नीचे की ओर था। जरा देखो, अगर इसी कंपाउंड का ट्रांस आइसोमर हमने ले लिया होता, इसी कंपाउंड का ट्रांस आइसोमर ले लेता हूं, यानी ब्रोमो तो जैसा है वैसा है ही, यहां पर एक H लगा हुआ है, इस बार हमने मिथाइल ले लिया डैश पर और H है इस बार वेज पर, ठीक है ना। यही सिचुएशन करी है हमने, ठीक है। ये है ट्रांस आइसोमर, ये दोनों एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर हैं, एक सिस है एक ट्रांस है। रोटेशन लॉक्ड है, क्योंकि रोटेशन के लिए तो ओपन चेन का होना जरूरी है, ये साइक्लिक चेन है, रोटेशन संभव नहीं है। ऐसे में अगर आप E2 रिएक्शन करवाते हो तो रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी रिएक्शन? क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है इट इज नॉट प्रेजेंट इन द करेक्ट ओरिएंटेशन एंड नेदर इट कैन रोटेट टू गो इन द करेक्ट ओरिएंटेशन। व्हाई? बिकॉज द सिस्टम इज साइक्लिक एंड रोटेशन इज नॉट पॉसिबल। बात समझ में आ गई क्या? सो दिस H इज, दिस बीटा H इज नॉट इन करेक्ट ओरिएंटेशन। कैसा ओरिएंटेशन चाहिए था? एंटी पेरीप्लेनर, और ये रोटेट करके एंटी पेरीप्लेनर हो भी नहीं सकता, ओपन चेन होती तो एक बार को हो भी जाता, ठीक है ना। तो इसीलिए रिएक्शन नहीं हुई। बात समझ में आ गई? तो एंटी पेरीप्लेनरशिप इज मस्ट, अदरवाइज E2 रिएक्शन होगी ही नहीं, ठीक है ना। और ये देखो स्टीरियो स्पेसिफिसिटी का एग्जाम्पल है। स्टीरियो स्पेसिफिसिटी क्या है? कि ऐसी कोई रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट का एक स्टीरियो आइसोमर रिएक्शन में पार्ट करे और दूसरा ना करे या बहुत कम करे। बात समझ में आई? आप देखें ये दोनों रिएक्टेंट सेम ही है, एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स हैं, सिस ट्रांस हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। ये एक ने रिएक्शन में हिस्सा लिया और दूसरे ने हिस्सा नहीं लिया, ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। अगर किसी रिएक्शन के बारे में ऐसी बात कही जाए कि ये रिएक्शन बड़ी स्पेसिफिक है तो आप समझ लें कि उसके रिएक्टेंट की कुछ खासियत, ठीक है ना। और अगर कहा जाए कि रिएक्शन बड़ी सिलेक्टिव है तो प्रोडक्ट में कुछ खास बात है, ऐसा माना जाएगा। सभी को बात समझ में आ रही है बॉयज? नोट करो। रिएजेंट्स, जैसा कि मैंने आपको शुरू में भी बताया था, स्ट्रॉन्ग बेस इज रिक्वायर्ड। स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन से होते हैं भाई? R माइनस, NH2 माइनस, RO माइनस और OH माइनस। कहीं कहीं लिखा हुआ कि OH माइनस केवल टर्शरी एल्काइल हैलाइडों के लिए ही E2 करवा पाता है, बट OH माइनस इज सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग। मोस्ट कॉमनली यूज्ड जो है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड रिएजेंट, मोस्ट कॉमनली यूज्ड रिएजेंट है एल्कोहलिक KOH, ऐसे बोलते हैं इसको, ठीक है ना, या अल्कोहलिक NaOH, इसको ऐसे भी लिखते हैं, देखो, एल्कोहल प्लस KOH या एल्कोहल प्लस NaOH। जहां कहीं भी ये रिएजेंट आएगा आप समझ लेना E2 की बात चल रही है। या इसको ऐसे भी लिखते हैं RO माइनस K प्लस या RO माइनस Na प्लस, या सिर्फ RO माइनस लिख दें तो भी आप समझ जाना।
ध्यान रखें, अगर ROH प्लस KOH है तो जो बेस बनेगा वो RO माइनस बनेगा, ना कि OH माइनस। एंड RO माइनस इज स्ट्रॉन्गर बेस एज कंपेयर टू OH माइनस। अंडरस्टूड? एल्कोहल और KOH के मिक्सिंग से जो एल्कोक्साइड बनता है वो एल्कोक्साइड बनाने का अच्छा मेथड नहीं है, क्योंकि स्लरी जैसा होता है और एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम रहता है। लेकिन E2 रिएक्शन करवाने के लिए जो एल्कोक्साइड हमें चाहिए वो मिल जाता है। वैसे अगर एल्कोक्साइड बनाना हो तो एल्कोहल में पोटेशियम का पिलेट्स डालना चाहिए, मेटल डालना चाहिए सॉलिड, तो एल्कोक्साइड बन जाएगा जिसको हम स्टोर करके रख सकते हैं। बट दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए मिथॉक्साइड, इथॉक्साइड, आइसोप्रोपॉक्साइड या टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, ठीक है ना। ये तो समझ रहे हो ना, इसको कैसे लिखते हैं। ये है आइसोप्रोपॉक्साइड ऐसे, ये है टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, इट इज वेरी बल्की बेस, ठीक है ना। ये बल्की बेस है, तो बल्की बेस के केस में हॉफमैन एल्कीन मेजर होने का चांस होता है, क्योंकि बल्की बेस क्राउडेड पोजीशन से H+ को निकालने में तकलीफ होती है। इट फील्स स्टेरिक रिपल्शन एंड दैट्स व्हाई इट प्रीफर्स टू abstract the H+ from less crowded position, and that's why Hofmann alkene is a major product in case of bulky bases, ठीक है। Order of rate of E2 RX में R के हिसाब से देखें तो 321। क्यों बोलो, क्यों 321? क्योंकि ज्यादा क्राउडेड TS ज्यादा स्टेबल होगा और TS में ही एल्कीन का कैरेक्टर आ जाता है। लिख लो इस बात को, रीजन लिखो जरा, लिखो। सिंस ओलिफिनिक कैरेक्टर, ओलिफिन हम एल्कीन का नाम पहले बोलते थे, पहले अल्केन को पैराफिन, एल्कीन को ओलिफिन और अल्काइन को एसिटिलीन्स कहा जाता था ग्रीक लैंग्वेज में, ठीक है ना। तो लिख लो जरा, सिंस ओलिफिनिक कैरेक्टर अपीयर्स इन TS itself, since olefinic character appears in transition state itself, that's why crowded TS is more stable, crowded TS is more stable, crowded TS is more stable and hence the rate of reaction is more. Crowded TS is more stable, hence the rate of reaction is more. Clear है? समझ में आ रही है बात? सबको समझ में आ रहा है? इसके काइनेटिक्स की अगर बात करें तो, काइनेटिक्स की बात करें तो बोलो, रेट इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस। इसका ऑर्डर बताओ। ऑर्डर इज 2, मॉलिक्यूलरिटी इज 2। स्टीरियो की अगर बात करें तो स्टीरियो में क्या होगा बोलो। सेडजेफ अल्कीन इज मेजर। कुछ केसेस हैं जब हॉफमैन को मेजर किया जा सकता है, वो हम लोग अलग से देख लेंगे, ठीक है। सॉल्वेंट कैसा यूज करना चाहिए बोलो। PAS फेवर्स, ध्यान रखना 1-1 वालों के लिए PPS और 2-2 वालों के लिए PAS फेवर करते हैं। क्लियर होगी बात? समझ में आ रही बात? कर लोगे? जरा E2 के कुछ एग्जांपल्स किए जाए। आपको क्या करना है, इसमें कोई कार्बोकेटाइन भी नहीं बनाना, कोई रीअरेंजमेंट भी नहीं करना। जहां हेलोजन लगा होगा वहां से हेलोजन निकाल दें और उसके इमीडिएट नेबरिंग पोजीशन से H निकाल दें और डबल बॉन्ड बना लें। अगर सिस ट्रांस होता है तो वो भी मेंशन करें, और जितने भी इमीडिएट नेबरिंग पोजीशन पे कार्बन हैं हर तरफ से H निकाल के डबल बॉन्ड बनाएं। मेजर कौन सा होगा? क्राउडेड वाला, मोर अल्फा H वाला, ठीक है, सेडजेफ, ठीक है। ले लिया Cl और आपका फेवरेट इथॉक्साइड विद हीटिंग, E2 रिएक्शन हो रही है,
एंटी एलिमिनेशन होता है, ये सब हम जानते हैं। बोलो क्या बनेगा? इथीन बन जाएगा। ये एक ही तो पड़ोसी कार्बन है, वहां से H निकाल दो, ठीक है ना। इसके लिए बताओ अंडर सेम कंडीशंस किधर डबल बॉन्ड बनाओ, राइट में या लेफ्ट में? दोनों एक ही है, ठीक है ना। वेरी गुड। बताना कितने प्रोडक्ट्स? एक्चुअली 3। कैसे बोलो कैसे? सिस प्लस ट्रांस। और मेजर कौन सा? सिस ट्रांस पेयर या दूसरा वाला? दिस इज मेजर प्रोडक्ट बिकॉज इट इज सेडजे प्रोडक्ट, ठीक है ना। समझ में आ रही बात? इसके लिए बोलो कितने प्रोडक्ट्स? 2। सिस प्लस ट्रांस। क्यों? कोई रीअरेंजमेंट नहीं, कुछ नहीं। इसके लिए बताना हाउ मेनी प्रोडक्ट्स? 1 प्रोडक्ट। क्यों? इसके लिए बताना इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगी। रीजन बोलो। बीटा H है ही नहीं इसमें, बीटा H इज एब्सेंट। बात समझ में आई? चलो मैं कंटिन्यू करूंगा। पे अटेंशन। इसके लिए बताओ। है? नहीं होगी रिएक्शन भाई। इस कार्बन पर जहां हेलोजन है उसके पड़ोस में तो B3 है, ऐसा हो जाएगा एल्कीन, ये तो बन जाएगा। बताना एक एंडोसाइक्लिक और एक एक्सोसाइक्लिक। मेजर कौन सा बोलो? मेजर। इसमें बताना कितने प्रोडक्ट्स? हाउ मेनी प्रोडक्ट्स? एक तो इधर बना दिया हमने और एक इधर बना दिया, 2 ही तो होंगे। कौन सा मेजर है? पहला वाला। रीजन बताओ। मोर अल्फा H, मोर स्टेबिलिटी। इस कार्बन के इमीडिएट पड़ोस में एक ये कार्बन है, एक ये कार्बन है, दोनों ही जगहों से हम लगा लेंगे। जरा इसको बताना बेटे। इसका नाम है 3 ब्रोमो 3 साइक्लोपेंटाइल हेक्सेन। कितने कितने प्रोडक्ट्स, कुल कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे अगर हमने एल्कोहलिक KOH लिया हुआ है? एल्कोहलिक KOH। सिस ट्रांस भी गिन लेना। यहां पे डबल बॉन्ड बन सकता है तो सिस ट्रांस हो जाएगा, यहां पे डबल बॉन्ड बन सकता है सिस ट्रांस, 4 हो जाएंगे। 5वां किधर से? यहां पर भी एक बीटा H है। कुल कितने प्रोडक्ट्स होंगे? आपको जानकर खुशी होगी कि ये JEE 2010 का क्वेश्चन है। सिंगल इंटीजर में उन्होंने यही लिखा था, उन्होंने ये बनाया नहीं था, उन्होंने लिखा था 3 ब्रोमो 3 साइक्लोपेंटाइल हेक्सेन इज सब्जेक्टेड टू, I mean it is treated with alcoholic KOH. How many total alkenes will be possible? 5 उसका आंसर था। निगेटिव मार्किंग नहीं थी। अगर आपने उस समय एग्जाम दिया होता तो आपको ये वाले क्वेश्चन का आंसर मिल जाता और तब मैं बधाई दे देता। बताना एल्कोहलिक KOH लिया है, हीटिंग भी की है, क्या इसमें कोई रीअरेंजमेंट होगा? नहीं। मेजर प्रोडक्ट कौन सा, पहला या दूसरा? पहला। दिस इज मेजर। इसके लिए बताना कितने प्रोडक्ट्स? 1। क्या इसमें रीअरेंजमेंट होगा? नहीं। E2 रिएक्शन में कोई रीअरेंजमेंट नहीं है। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है? बताना ये बन जाएगा, बहुत स्टेबल अल्कीन होगा। फिनाइल का एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन भी है इसको।
कर दोगे? हो जाएगा भाई? जरा नोट कर लो, तो एक क्वेश्चन लिखवाता हूं। वही निकल जाएगा बाद में। यहां एक CH है जो बाद में एलिमिनेट हो जाएगा। अगर मान लो, बॉयज पे अटेंशन, यहां मैंने X लिया, यहां एक बेस लिया, एक प्रोडक्ट ये हो जाएगा जो सिस ट्रांस के पेयर में रहेगा, और एक प्रोडक्ट ये हो जाएगा। ये क्या है? सेडजेफ, ठीक है ना, और ये है हॉफमैन एल्कीन। तो मैं आपको बताऊं, अगर मान लें कि हमने बेस ले लिया OH माइनस, तो ये बनता है करीब 85%, ये बनता है 15%। अगर हमने बेस ले लिया कोई CH3O माइनस, तो 80%, 20%। जैसे जैसे बेस की बल्कीनेस बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे हॉफमैन का प्रोपोर्शन बढ़ता जाता है और ये कम हो जाता है, ठीक है ना। और आपको बताऊं कि अगर ये बेस टर्शरी ब्यूटॉक्साइड हो जाए तो बल्कि हॉफमैन मेजर हो जाएगा, ठीक है ना, बात समझ में आई। और यही नहीं, अगर मान लीजिए हमने X ले लिया, यहां पर MEO माइनस ले लिया, या OH माइनस ही ले ले जिसमें बल्कीनेस जरा भी नहीं है। अगर हमने OH माइनस ही ले लिया और दो प्रोडक्ट्स बनवाए, ठीक है ना, तो X के हिसाब से अगर देखें, X के हिसाब से देखें, अगर ये XI है तो ये 85% और ये 15%। जैसे जैसे लिविंग ग्रुप की लिविंग कैपेसिटी कम होती जाती है, वैसे वैसे इसका प्रोपोर्शन कम होता जाता है। अगर हम Cl ले लें तो 70 और 30, और कहीं हमने F ले लिया तो ये उल्टा, ये 35%, ये 65%। मैं बताना चाहता हूं कि अगर बल्कि बेस हो तो हॉफमैन मेजर, या अगर पुअर लिविंग ग्रुप हो तो हॉफमैन मेजर। पुअर लिविंग ग्रुप होने पर हॉफमैन मेजर, बल्कि बेस होने पर हॉफमैन मेजर। बल्कि बेस का तो फंडा समझ में आया कि बल्कि बेस को लेस क्राउडेड साइड से H निकालना आसान रहता है एज कंपेयर टू व्हेन इट अप्रोचेस टू ए वेरी क्राउडेड पोजीशन, ठीक है ना। बिकॉज ऑफ इट्स स्टेरिक रिपल्शन ड्यू टू इट्स ओन बल्कि साइज, इट इज इजियर फॉर इट टू abstract हाइड्रोजन बीटा H प्लस फ्रॉम दी लेस क्राउडेड पोजिशन, राइट। पुअर लिविंग ग्रुप का फंडा जरा समझाता हूं, आप नोट कर लें। मान लो आपको यहां पर F दिया गया हो, F is a poor living group. It's a poor living group. At the same time, it is strong minus I. Mostly, poor living groups are strong minus I as well. So, because of strong minus I effect of this F, both the beta carbons will get partial positive charge. सभी लोग बोर्ड की ओर देखें और मेरी बात सुने ध्यान से। उत्कर्ष इधर देखो। इसके स्ट्रॉन्ग माइनस आई की वजह से इन दोनों ही कार्बनों पर पार्शियल पॉजिटिविटी आएगी। हाँ ना कुछ बोले, बात आगे बढ़ाऊं। और इस पार्शियल पॉजिटिविटी की वजह से ये कार्बन इस CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर पुल करेगा ताकि H प्लस लूजली बाउंड हो जाए और इट कैन गो आउट इजीली इन द फॉर्म ऑफ H प्लस व्हेन बेस अट्रैक्ट्स। यू अंडरस्टैंड? Both hydrogens are loosely bound and they are ready to go in the form of H plus because beta carbon has become partially positive and it tries to pull the CH electron pair, CH bond electron pair. You understand? Now tell me, which beta carbon at right or left will be more positive? Right. Why left is having less positivity? Yes, because of the back supply of electron through plus I of CH3. You understand? The partial positivity of this carbon is partially neutralized due to plus I effect of CH3 from the back side. तो जरा बताओ ज्यादा पॉजिटिव चार्ज किस बीटा कार्बन पर है, राइट वाले पर है? आप देख लो जरा
ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कम होगा, क्योंकि पीछे से इसको बैक सप्लाई है इलेक्ट्रॉनों की ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ CH3 प्रेजेंट ओवर हियर, and that's why this hydrogen is more loosely bound and can go in the form of H plus easily with the base, and that's why Hofmann product is the major product. ठीक है, तो आप यहाँ दोनों प्रोडक्ट्स बना के हॉफमैन को मेजर लिख दें। दोनों प्रोडक्ट्स बनाए आप, 2 एल्कीन बन जाएंगे ना इसमें, एक ये वाला और एक ये वाला, और इसको आप मेजर लिखेंगे। हॉफमैन एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, हम लोग E2 रिएक्शन के अंत में एक बार फिर से पढ़ेंगे कि कौन कौन से केसेस हैं जब हॉफमैन ही मेजर होता है। ठीक है ना।